हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे 10th क्लास साइंस की, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है, कम से कम पहले उन 3 वीडियोस को देखें जो फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया है, और इसी तरीके से हम टाइम के साथ साथ हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो सेकंड चैप्टर का नाम है इसमें एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसका मतलब हमें इस चैप्टर में तीन चीजों को डिस्कस करना है। सबसे पहले एसिड्स, फिर बेसिस, और फाइनली हम साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एसिड और बेसिस की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज की, या कैसे हम इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, कैसे इनके बारे में पता लगा सकते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो हमारे एसिड्स होते हैं, अगर टेस्ट की बात करूं मैं, एसिड्स का जो टेस्ट होता है, दे आर श्योर इन टेस्ट, श्योर इन टेस्ट। अगर बेसिस की बात करूं मैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बिटर भी होते हैं। उसके बाद इसी तरीके से एक लिटमस होता है हमारे पास केमिस्ट्री में, जो यूज किया जाता है एसिड और बेसिस को पता लगाने के लिए कि कोई सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है। तो अगर हम लिटमस की बात करें, जनरली लिटमस हमारे पास 2 टाइप का होता है, रेड एंड ब्लू, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का पता लगाना है कि वो एसिड है या नहीं, अगर हम ब्लू लिटमस यूज करते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस डालते हैं, तो हमारा ब्लू लिटमस चेंजेज इनटू रेड लिटमस, चेंजेज इनटू रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर ब्लू लिटमस किसी भी सब्सटेंस में डालने के बाद चेंज हो जाता है रेड, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस हमारा एसिड है। सिमिलरली अगर बेसिस की बात की जाए, वो इसके अपोजिट होता है। क्या? जो अगर हम रेड लिटमस डालें किसी भी सब्सटेंस में, रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू, तो वो सब्सटेंसेस हमारे लिए बेस होंगे। फर्दर चैप्टर के जब आगे जाएंगे हम, एक और पॉइंट आएगा कि जो एसिड्स होते हैं, दे गिव H पॉजिटिव आयन। अगले चैप्टर के आगे इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एनी सॉल्यूशन, और उसके बाद बेसिस दे गिव OH नेगेटिव आयन व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो हमारे पास OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो अब उसके बाद अगर अब हमें बात करनी है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, या फिर हाइड्रोजन के साथ, हेलोजेंस के साथ। कुछ एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है हमें अब मेटल्स की। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब सबसे पहले अगर हम मेटल की प्रॉपर्टीज, या जिसको बोले हम केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन शुरू करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले अगर केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करूं कि अगर बात की जाए तो हाउ डू मेटल्स और एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, कि हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करनी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, मेटल्स के साथ, कि मेटल्स के साथ कोई भी मेटल, कोई भी एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, उस चीज के बारे में डिस्कशन करना है हमें। अब अगर इस चीज को मैं ऐसे ही वर्ड्स में लिखूं कि एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ, तो दे फॉर्म सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं,
तो एक सोल्ट बनता है हमारे पास और साथ में प्लस H2 गैस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी एसिड, अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास और उसको किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल Na सोडियम के साथ या हम जिंक के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर Na के साथ करवाते हैं हम तो NaCl सोल्ट बनेगा, जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, या सोडियम क्लोराइड, या फिर अगर Zn के साथ करवाते हैं तो ZnCl जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 आई थिंक, प्लस में H2 गैस। ऐसा कुछ रिएक्शन में रहेगा। तो ये थी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी कि जब भी हमारा कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इसमें क्या होगा, जब भी हमारा कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों में एक ही बात आएगी। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर मैं इसके यहीं पे इसका प्रोडक्ट लिख दूं तो कोई भी हमारे पास एसिड होगा, प्लस में या तो कार्बोनेट होगा या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, तो रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा साल्ट प्लस वाटर एंड CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये हमारी रिएक्शन रहेगी, चाहे वो कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। अगर किसी एक एग्जांपल के थ्रू में इसकी बात करूं, अगर कार्बोनेट है हमारे पास Na2CO3 है, प्लस एसिड की अगर हम बात करें HCl लिया है अगर हमने, तो हमारे पास सिंपली क्या चीज बचेगी, साल्ट NaCl बनेगा, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है प्लस में CO2, ये रिएक्शन रहेगी। अब अगर इसको बैलेंस करना पड़े तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा साथ के साथ और NaCl के सामने 2। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है अपने आप में। बैलेंसिंग हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो बैलेंसिंग अगर जिसको नहीं पता वो पहले की वीडियो जरूर देखें। अगर यहाँ पे हम कार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना हो हमें NaHCO3, अगर इसकी बात करनी हो तब भी अगर हमें HCl किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाया है हमने तो सेम प्रोडक्ट रहेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। और इस बार ये अपने आप में बैलेंस्ड रिएक्शन है खुद में ही। लिख लिया होगा शायद हर किसी ने। अब मैं इसकी थर्ड रिएक्शन की या थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी को अगर डिस्कस करूं, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है इस चैप्टर के अंदर, कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, कि अगर एसिड और बेस दोनों को ही एक साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या होगा। और ये अपने आप में इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्जाम में दिखने के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो होगा क्या, और इसी रिएक्शन को हम नेमिंग रिएक्शन है या नेम भी देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसी को। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। तो है क्या कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट with each other to give या to form salt and water। तो जब भी हमारे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हमारा कोई एक साल्ट बन के आएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स बन के आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी एसिड की और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाए, जैसे HCl हमारा एसिड है प्लस NaOH ये बेस है, तो अगर यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जो Cl और Na है वो एक साथ रहेंगे NaCl प्लस H2O,
और ये वाटर का फॉर्मूला है। ये हमारा यहाँ पे एसिड था और ये बेस था, और ये सोल्ट है, ये वाटर है। अब कुछ एक को ये चीज नहीं पता चल रही होगी कि मैंने यहाँ से Cl के साथ Na ही क्यों लिया, OH के साथ H ही क्यों लिया। उस चीज को अभी हम कुछ ही टाइम बाद या नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, या तो इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे, या अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम सेकंड वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे कि Na के साथ Cl क्यों गया, H के साथ OH कैसे गया, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। उसके बाद फोर्थ है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। तो अगर कोई भी एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी हमारा प्रोडक्ट सेम बनेगा, तब भी हमारा प्रोडक्ट सेम रहता है कि क्या कोई भी सोल्ट बनेगा एंड वाटर सेम रिलीज होगा। तो अगर हम एसिड प्लस कोई भी मेटल ऑक्साइड है हमारा, तो तब भी हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है सेम रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है, क्या एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सोल्ट प्लस वाटर। इससे क्या पता चलता है हमें कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है, ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन में सिर्फ चेंज कितना है, बेस की जगह हमने सिर्फ मेटल ऑक्साइड लिखा है। इट मीन्स जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, इससे ये चीज पता चलती है। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो टेक्सुअल क्वेश्चन भी है, पेज नंबर 22 पे, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कि जो कर्ड है, दही या खट्टे पदार्थ, श्योर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, कि हम इनको ब्रास या कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं, इन सब्सटेंसेस को, कर्ड को या श्योर सब्सटेंसेस को। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास कि हमें कर्ड और श्योर सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे फॉर्म्स ए टॉक्सिक कंपाउंड। जो हमारे कर्ड या सोर सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्रास या कॉपर वेसल्स, मतलब जो मेटल्स है, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं, विच मेक्स देम अनफिट फॉर यूज, अनफिट फॉर यूज and could cause digestion problems। क्या वो खाने को, जो दही या जो भी खट्टा सामान हमने उसके अंदर रखा है, वो उसको अनफिट कर देंगे यूज के लिए, ठीक नहीं रहेगा, और जिससे कुछ भी हमें डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये चीजें सामने आ सकती हैं। उसके बाद अब केमिकल प्रॉपर्टीज से बाद में हम अब बात करते हैं कि एसिड और बेसिस में क्या कुछ कॉमन होता है, क्या कुछ अलग होता है, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो मैंने भी थर्ड पॉइंट बोला था थोड़ी देर पहले कि एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस एंड बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयंस। इसका मतलब क्या था कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर के साथ या वाटर मिक्स करेंगे हम किसी भी एसिड के अंदर, तो वहां से H पॉजिटिव आयन जरूर रिलीज होगा। जैसे कोई भी हमने एसिड लिया है HCl, ये हमारे पास एसिड है, प्लस वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, अब तक सबको पता चल ही चुका होगा। तो जब भी हम इनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो दे फॉर्म्स
H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अभी आप बोलोगे कि जब से तो मैं बोल रहा था कि H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ तो कहीं H पॉजिटिव आयन दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा H पॉजिटिव आयन है डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट फॉर मोर टाइम। इट मीन्स कि जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो फ्री स्टेट में, मतलब अकेला ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता, वो बड़ा ही अनस्टेबल होता है जो H पॉजिटिव आयन होता है। इसीलिए जो H2O का मॉलिक्यूल है वो H पॉजिटिव इसी के साथ चला जाता है, मतलब यहां से जो H पॉजिटिव। अब एक और बात करते हैं, जो एसिड्स होते हैं हमारे उसके बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। वैसे तो बेसिस में भी आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन अगर एसिड्स की बात करूं मैं, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी, अगर हमारा एसिड है जैसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, जब भी अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, मतलब कम रहेंगे। इसीलिए जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम बच पाते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज। इसी चीज को बोलते हैं आयंस। जो ये हमारे दो चीजें बने हैं ये आयंस है। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। ये कैटायन है हमारे पास और ये एनायन है। जब भी ये चीजें आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हो, आयनिक बॉन्ड के, तो एसिड है हमारे पास। तो जब भी हमारा एसिड वाटर के साथ अगर हम वाटर मिक्स करते हैं तो H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, H3O पॉजिटिव को हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। उसके बाद अगर सेम चीज हम किसी बेस की बात करें, अब ये तो एसिड की बात हो चुकी है हमारे पास, अगर हम बेस, सिमिलरली बेस की अगर हम बात करें NaOH, और सेम इसको भी H2O के साथ ऐसे ही H2O वाटर इसके अंदर मिक्स करे या वाटर में डिजोल्व करे किसी भी बेस को, तो तब भी जो हमारे इसके बीच का बॉन्ड होगा वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इसमें भी आयनिक बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा कि Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो क्या हुआ हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका मतलब जो बेसिस हैं वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव जरूर रिलीज करते हैं जब भी हम वाटर डिजोल्व करते हैं उसके अंदर। अगर इसका कोई और भी एग्जांपल लेना हो तो NCERT बुक में भी है, KOH का भी है, उसमें भी जब हम H2O के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा हमारा। उसके बाद जनरल एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, जिसकी अगर हमें डिस्कशन करनी हो, जो अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, एसिड प्लस बेस, सोल्ट प्लस वाटर ही क्यों बनाते हैं, जो मैंने भी बोला था कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो क्या था कि हम किसी भी एसिड को जनरली ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने से मतलब क्या है, H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब कोई भी हैलोजन। अब हैलोजन क्या होता है, जो वर्ड मैंने भी बोला है हैलोजन, ये किसी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास, वो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, तो वहां पे हमारे एलिमेंट्स ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइडेड है, ग्रुप्स और पीरियड्स में, जिसमें हमारे 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। और जो ग्रुप्स हैं हमारे, अगर उसकी बात करूं मैं, वो वर्टिकल लाइंस है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। अभी ये चीज किसी को शायद समझ ना भी आए, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में, 5th चैप्टर में जाके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या बातें मैं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी एक वर्ड आए यहाँ पे एक्स, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो जो
हमारे 18 ग्रुप्स है, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। तो जो हमारा 17th ग्रुप मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसे डिवाइडेड है। अगर उसकी मैं थोड़ी सी शेप की बात करूं, ऐसे है। तो ये टॉप टू बॉटम जब भी हम बात करते हैं ये ग्रुप्स की बात होगी। तो यहाँ लास्ट में जाके जो 17th ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को हम सभी को हैलोजन बोलते हैं। और उसमें जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन जो भी होता है तो ये होते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ इनमें से कोई भी एलिमेंट है तो इसका मतलब वो एसिड होगा। जैसे HF भी हो सकता है, HCl, HBr, HI, ये सब एसिड्स हो गए हमारे पास। तो इसी तरीके से कोई भी एसिड प्लस बेस को अगर हमें लिखना पड़े इसके साथ भी हम MOH लिखते हैं। M का मतलब हमारे पास कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम ये लिखा हुआ है हमने, ये पोटेशियम है। तो ये किस फॉर्म में है, हमारे पास जो बेसिस थे ये MOH की फॉर्म में है। और जैसे HCl जो लिखा था हमने वो HX की फॉर्म में है हमारे पास। तो अब जो हमारे पास सोल्ट एंड वाटर बनता है वो मैंने बोला था कि NaCl ही क्यों बना, वाटर ही क्यों बना, उसकी बात करेंगे। तो पहले किसी क्लास में आई थिंक 9th में आपने सुना होगा कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, opposites attracts and similar repel। इसका मतलब क्या है, ये पूरी साइंस में एप्लीकेबल होगा जब तक आप साइंस पढ़ोगे, कि जो सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या है, अगर HX के मैं बॉन्ड ब्रेक करके बात करूं तो क्या बनता है हमेशा ही हमारे पास H पॉजिटिव X नेगेटिव, जैसे ऊपर बना हुआ है। सेम अगर यहाँ पे बात करूं M पॉजिटिव OH नेगेटिव, जैसे वो बना हुआ है हमारे पास। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस के साथ जाएगा, मतलब ये चीजें आपस में बॉन्ड बनाएंगी। और जो यहाँ पे प्लस चार्ज है वो उसके नेगेटिव के साथ जाएगा, मतलब MX अगर मैं यहाँ पे बात करूं MX और ये OH और एक H, तो ये क्या बन गया H2O। तो इस तरीके से MX का मतलब क्या है, कोई भी मेटल, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास मेटल अगर Na होता, और X का मतलब कोई भी हैलोजन जो लाइन लिखी हुई है, जैसे Cl अगर हमारे पास होता तो क्या बनता, ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम या कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। और बाकी का पोर्शन जो इस चैप्टर का बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बड़ी ही जल्दी आपको मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं वो कोशिश करें इसको ज्यादा से ज्यादा और स्टूडेंट्स तक भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो देखने को मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। सेफ रहे, घर में रहे, धन्यवाद।